हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एमटीएस री एग्ज़ाम एंड एमटीएस स्पेशल पोस्ट एग्ज़ाम के विषय में। आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस आएगा और आप सभी को बताया भी गया है कि रिवीजन आपको करते रहना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है। जो प्रीवियस वीडियो जो उस टाइम बताई गई थी, जिनको ज़रूरत वहाँ से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की रिवीजन क्लासेस दी जा चुकी हैं और अभी हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। पॉलिटी आपको अभी जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का मतलब है कि पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा है और उसको 1 घंटे या 30 मिनट में ख़त्म नहीं किया जा सकता, कवर नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर केवल वही चीज़ दी जा रही है जो कि रिपीट होने की संभावना होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रिवीजन करें। रिवीजन से किसी का सब कुछ पूरा तैयार नहीं होता, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं से पढ़ाई की, आपके पास खुद के नोट्स हैं, तो आपको ये काम आएगा। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट पढ़ना तो आप सोचेंगे यहाँ से सब कुछ हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना पढ़ेंगे आप जितना मैं अभी दे रही हूँ रिवीजन में, तो पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है और उसको ध्यान से आपको रिवीजन करते चलना है। आइए देखिएगा। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए थे। वन लाइनर से रिवीजन करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो जो मूल कर्तव्य थे संविधान में किसकी संस्तुति या कौन सी समिति की संस्तुति में इसको शामिल किया गया, तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। मतलब जब भी कोई चीज़ नई ऐड करनी होती है, किसी न किसी समिति या किसी न किसी मेंबर का सुझाव होता है जिसके तहत वो काम किया जाता है। तो कुल मिला के यही पूछा गया है कि मूल कर्तव्य को जब जोड़ा गया था तो वो कौन सी समिति थी कि जिसके सुझावों पर ये काम हुआ, तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें समय समय पर चीज़ें ऐड होती रहती है। तो उसी प्रकार से जो मूल कर्तव्य है इसको बाद में जोड़ा गया है। जब संविधान बनाया गया था उसमें मूल कर्तव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, ना ही उसमें कुछ चीज़ें थी। उसको जो है 1976 में जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ने वाला जो संविधान संशोधन है वो 42वां था, यानी 42 में संविधान संशोधन के तहत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, या ये क्वेश्चन आता है कि पहले मूल कर्तव्य जो थे हमारे कितने थे, तो वो 10 थे। यहाँ देखिए 10 आचरण की बात हो रही है। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, तो 10 थे। लेकिन अगर वर्तमान में कोई पूछे कि आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हो चुके हैं। पहले शुरू में जब ऐड हुआ था तो केवल 10 थे। देखेंगे संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, तो भाग 4 क में। आपको यहाँ पर एक जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान समय में कुल अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची हैं और 22 जो है टोटल भाग हैं। इस 22 भाग के अंतर्गत ही संविधान में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ आते हैं। अब 22 भाग की जगह कभी कभी आपको 25 भी देखने को मिलता है। ये 25 कैसे हो जाता है इसको समझेंगे। वैसे तो 22 ही आपके भाग हैं, लेकिन इसके कुछ सब पार्ट हैं, सब भाग भी हैं जो कि मिलाने के बाद आपके 25 हो जाते हैं। जैसे अभी आप यहीं पे देख लीजिए, जो मौलिक कर्तव्य इसको चूंकि बाद में जोड़ा गया है तो इसमें जो है भाग 4 क में इसको जोड़ा गया है। यहाँ देखिए भाग का नंबर क्या है, भाग 4 क। भाग 4 नहीं है, भाग 4 क है। तो इसका मतलब है पहले भाग 4 है, उसके बाद क है, उसके बाद जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस वजह से जो है वैसे तो 22 ही आप ऑप्शन सही करेंगे, लेकिन होने को 25 है। आगे देखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी जाती है, तो 4। मतलब ये 4 का मतलब ये है, भाग 4 से मतलब है कि 4 में जोड़ी गई है, लेकिन एग्जैक्ट 4 क है। आगे देखेंगे वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य जो है उल्लेखित है। 11 भी मैंने बताया कि शुरू में 10 थे, अभी 11 हैं। आगे देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे देखेंगे संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो जो मौलिक कर्तव्य है मतलब जो भी कर्तव्य बताए गए हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं, कि सभी नागरिकों को वो सारी चीज़ें करनी है, वो फॉलो करना है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसको हम कहते हैं DPSP।
ठीक है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसे चीज़ें जोड़ी गई हैं जो कि अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं। 1935 के अधिनियम से सेम टू सेम बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। पूछा जाता है अधिकतर चीज़ कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा 1935 के जो है नियम थे उस एक्ट उसी के तहत से ली गई हैं। और भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, तो ये राज्यों को दिए जाते हैं जो कि समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर राज्य यानी गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन चीज़ों को लागू करता है। लागू कर भी सकता है, नहीं भी, ये वाद योग नहीं होता। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय के लिए आप नहीं जा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है, तो नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी समाज की स्थापना हो। इस वजह से मतलब आगे चल के बहुत सारी चीज़ें नियम कानून ऐसे हैं अगर राज्य फॉलो करती है यानी लागू करती है लोगों पर और उसको नियम के तहत अगर काम किया जाए तो एक कल्याणकारी समाज ही हमारा बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत है उसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो नीति निर्देशक में जो है दिया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या, तो ये एक वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं है का मतलब अभी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है कि इसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते कि सरकार ये काम नहीं कर रही है। आगे देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, तो जो है मूल जो आपके अधिकार हैं उसका हनन कुछ हद तक हो सकता है, आपके जो अधिकार हैं, पर सबका नहीं हो सकता क्योंकि मूल अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आगे देखेंगे भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, कहाँ पर, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट देखिएगा आपने अभी पढ़ा था मौलिक कर्तव्य को, फिर हमने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, अब हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य किस में है, भाग 4 क में है। दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में हुआ है, तो देखिए नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और अभी आपने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व कहाँ थे, 36 से 51 तक थे। आगे देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 7 है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको निलंबित भी की जा सकती है कुछ परिस्थिति में। ठीक है, जब यहाँ पर कोई आपात ऐसी परिस्थिति इमरजेंसी चीज़ें हों तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन अगर आपको रहे तो राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में अगर यहाँ पे सही मायने में तो आंसर होना चाहिए था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इसी सर्वोच्च न्यायालय को ही हम उच्चतम न्यायालय कहेंगे। दोनों में डायरेक्ट आप मौलिक अधिकारों के अगर हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से 5 प्रकार की रेटें भी जारी की जा सकती हैं, इसको देखते हुए पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखेंगे भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है, तो हाँ उसको निलंबित कर सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका करेगा, यानी आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है। देखिए जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक निहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो 14 से 18 तक में है।
वर्तमान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है अगर पूछा जाए तो 395 से ज़्यादा है। अनुसूची कितनी है? 12 है। भाग कितने हैं? 22 हैं। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम में और एमटीएस जैसे एग्जाम में तो हमेशा बनते हैं। देखेंगे अगला हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ये किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, प्रेस का मतलब मीडिया से है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये भाष्य स्वतंत्रता है, मतलब भाषण की स्वतंत्रता है। ये जो मीडिया को स्वतंत्रता मिली है वो अनुच्छेद 19 के तहत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध जो है किससे है? तो 25 का जो संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से है, मतलब भारत में जो भी निवासी रहते हैं, जो भी नागरिक है, वो स्वतंत्र है अपने अपने धर्म को जो है अपनाने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो जो भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, मतलब आप चाहे किसी स्टेट के हो, सपोज करिए आप यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के कहीं के हैं, लेकिन आप हैं इंडियन, आपकी केवल एक ही नागरिकता है, आपको न स्टेट का अलग और देश का अलग नहीं मिलता। जबकि जो अमेरिका है वहाँ पर ऐसा होता है, यूएसए में ये चीज़ है, और भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है प्रदान है? अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाने का क्या तरीका है? अगर देशीकरण के द्वारा किसी को नागरिकता चाहिए है तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उसे जो है देशीकरण की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, नागरिकता के लोप होने पर का एक नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना। मान लीजिए किसी के ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध है तो उसकी नागरिकता जो है छीन ली जा सकती है। आगे, नागरिकता प्रदान करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है नागरिकता कानून किसमें वर्णित है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। आगे देखेंगे, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। अगर 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति बाहर है बिना बताए, मतलब बिना सूचित किए, सूचित का मतलब ये नहीं कि अपने घर वालों को, मतलब जो यहाँ के मेंबर हैं, हेड हैं पूरे कंट्री के, उनसे रिलेटेड कहीं जाना है तो आपको सूचित करके सब कुछ जाना होगा, नहीं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो वो अपनाई गई है इंग्लैंड से। आगे देखेंगे, किस याचिका का मतलब रीट है, का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो इसका मतलब होता है परमादेश। ठीक है, मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। ये कौन करता है? ये जैसे मैंने भी बताया ना कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर कोई भी आपके मौलिक जो भी आपके अधिकार हैं उसको नहीं मान रहा है, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से रीट 5 प्रकार की जारी की जाती है, जिसमें से एक रीट होती है मैंडमस के नाम से, उसकी हिंदी होती है परमादेश, और इसका हिंदी में और शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वो होता है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। पहले ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार में जो है शामिल था, लेकिन इसको हटा दिया गया, फिर इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो वो है संपत्ति का अधिकार। देखिए, ये अभी आपको बताया कि यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है आपका, ये जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार नहीं होता है, ये जो है संवैधानिक अधिकार है। आगे देखेंगे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो वो है केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार जो देना अनिवार्य किया गया है, ये मूल अधिकार के तहत ही है। मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना ही उनका मूल अधिकार है, हर को देना ही पड़ेगा। अगर कोई चाहे तो उसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। और उसमें ये भी चीज़ें हैं कि किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से छोटे बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत
और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है अनुच्छेद 17। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 17 से 18 में किसकी व्यवस्था है? तो सामाजिकता समानता की जो है व्यवस्था है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? एक बार जो है गोलक बनाम मामला चल रहा था, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? तो जम्मू कश्मीर में। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर भी लागू होगा, क्योंकि ये पहले क्या है कि पहले की बात थी। लेकिन अगर वनडे एग्जाम हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन और ऑप्शन वही रिपीट होते हैं, तो आपको वहाँ जम्मू कश्मीर ही लगा देना ज़्यादा सही होगा। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो भी संसद के पास होती है। नेक्स्ट है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आइए देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? अंतिम रूप से, देखिए ये अभी वर्तमान की बात नहीं हो रही है, ये मूल रूप से पहले की बात हो रही है। तो 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। अभी मैंने बताया ना कि वर्तमान में 395 से अधिक हैं अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ये देखिए वर्तमान की बात है, तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित होने की योग्यताएं निर्धारित करता है? मतलब एक ही व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति हो सकता है। ये बात कहाँ कही गई है, यानी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 57 में बताई गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? अभी हमने आपको इसको बताया था। अनुच्छेद 19 आए तो भी सही होगा, 19(1) लिखा हो तो भी मतलब सही होगा। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अभी मैंने बताया था आपको कि शोषण से संबंधित की वही छोटे बच्चे अगर हैं, 14 से छोटे हैं उम्र के हैं, तो उनसे आप जबरदस्ती कहीं पर भी काम नहीं करा सकते, कहीं पर और कारखानों में भी उनको काम करना अलाउ नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 48(a) में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है? 51(a) में है। और मौलिक कर्तव्य जो है किस में जोड़े गए थे? अभी आपने पढ़ा था, भाग 4(क) में है। ठीक है, भाग 4(क) में अनुच्छेद पूछा जाए तो 51(a) में है। एक ही जगह क भी लिखा रह सकता है, दोनों सही होगा। आगे देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 338(a) में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। कभी कभी ऑप्शन में 343(1) भी रह सकता है, कभी कभी 343, तो दोनों सही होगा। देख लीजिएगा, 343 अगर है तो वो राजभाषा के दर्जा से संबंधित होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की जो है घोषणा की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 352 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति शासन लागू होगा वो 356 के तहत होगा। और संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? 360। अभी ये तीनों जो पढ़े गए हैं तीनों इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा। अगर पूछा जाए कि राष्ट्र में मतलब पूरे भारत में या राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना है या तो जो है राष्ट्रीय आपात लागू करना है तो वो 352 होगा। किसी राज्य में स्पेशली राष्ट्रपति शासन लागू करना है 356 होगा। और अगर वित्तीय आपात की घोषणा करनी है तो 360 होगा। लेकिन
अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। इसको भी याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो हुआ है कैबिनेट का मतलब, मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट की शब्द का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 352 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350A में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। आप हमेशा सुनते रहते हैं कि संविधान में संशोधन किया जा रहा है या उसको संशोधित करने के लिए बात चल रही है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किस अनुच्छेद के तहत होती हैं? तो 368। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये है 350 में कही गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेखित हैं? तो 371। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे जो है संबंधित है? इसको कई बार हम लोग अभी आज ही के डेट में पढ़ चुके हैं। इसको कहेंगे अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 मतलब छुआछूत। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के जो है संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो है 338A में है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 है। अब कुछ ऐसे भाग हैं जिससे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, तो उसको देख लेते हैं एक नज़र में। सबसे पहले ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में है। ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 क में क्या है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, वो है मूल कर्तव्य। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित है? तो भाग 9 में है। देखिए, ये जो पंचायती राज दिया हुआ है भाग 9 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस भाग में नगर पालिका से संबंधित है? देखिए, अगर आया कि किस भाग में पंचायती राज संबंधित है, तो पंचायती राज है आपके भाग 9 में, और लेकिन नगर पालिका किससे संबंधित है? तो भाग 9 क में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? चतुर्थ भाग में। अभी इसके बारे में आपने ऊपर पढ़ा है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो मूल अधिकार का उल्लेख किस में है? तो भाग 3 में है। भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अगला है कि संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई? तो भाग 5 में है। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, आपको मैंने ये चीज़ शुरू में बताई ना कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग देशों से प्रभावित होकर ली गई हैं, तो वही चीज़ है अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन से। जो आप अभी वर्तमान में संसदीय व्यवस्था देख रहे हैं ये ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन के संविधान से ये सब चीज़ें ली गई हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी अगर मान लीजिए कोर्ट ने मतलब न्यायालय ने कोई डिसीजन सुना दिया तो फिर से उसका जो है पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और कानून के समान संरक्षण की जो व्यवस्था ली गई वो अमेरिका से है। और नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। और संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सब कुछ लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सोवियत संघ से, रूस से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? तो संसद के नाम से। भारत संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के जो है 2 सदन हैं। और 2 सदन का मतलब आपको पता ही होगा, लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा की भी कहा जाता है? तो लोकसभा। आपको यहाँ छोटी सी बात पता होनी चाहिए, जैसे दिया है संसद, तो संसद के जो व्यवस्थापिका है 2 हैं, एक है आपका लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है इसी को हमें क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। और जो राज्यसभा है, देखिए इसमें मेनली पूछा जाता है आपको के एग्ज़ाम में कि कौन सा लोकप्रिय सदन है, कौन सा स्थायी सदन है। तो जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा जो है अस्थायी होती है। लोकसभा जो है भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म ही नहीं होता, क्योंकि वो स्थायी है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल हर 6 वर्ष में खत्म होता है। और दूसरी बात पूछी जाती है, अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसमें उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो उसमें 30 वर्ष। ये सब जो मैंने फैक्ट आपको बताए कॉमन, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आइए हम देखते चलते हैं क्वेश्चन। ये तो ओरल था, जितना मैंने बताया इसको याद करिएगा। आगे देखेंगे, संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? तो लोकसभा है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्ति को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, वहाँ पे व्यवस्थापिका थी तो राज्यसभा और लोकसभा थी। भारतीय संसद के 3 अंग क्यों दिया है अभी हमने आपको बताया। एक आपकी लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और एक का आपका क्या होगा? राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 78 में बताई गई है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है? तो जो निम्न सदन है वो है लोकसभा, जबकि उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और लोकसभा क्या है? ये जो है अस्थायी है, जबकि राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है। आगे देखेंगे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को जो भंग कर सकता है वो है राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितना अधिकतम समय अंतराल हो सकता है? 6 महीने। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलवाता है? तो वो बुलवाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते, लेकिन उसकी जो संयुक्त बैठक है वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आइए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। एक बात और ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ऐसा लगेगा कि मुझे तो सब कुछ रटना पड़ेगा। तो हाँ, ज़रूर आप पहली बार पढ़े हैं तो आपको तो रटने वाली बात होगी, लेकिन जो लोग पॉलिटी पढ़े हैं या जानते हैं उनको इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनको लग रहा होगा कि हाँ मुझे पता है, बस मेरा रिवीजन हो रहा है। और रिवीजन का मतलब तो यही है ना कि हाँ हमने पढ़ी है चीज़ें, एक बार में एक छोटी सी वीडियो में मेरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वही चीज़ है ये। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। क्योंकि ऐसा क्यों है? अगर देखा जाए तो लोकसभा से भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो और राज्यसभा के से भी। तो उसमें ये होता है कि आप दोनों का तो कम से कम 25 वर्ष तो लोकसभा के लिए चाहिए और अधिकतम जो है 35 वर्ष चाहिए, उसमें 30 वर्ष चाहिए अगर किसी की भी मेंबर हो। लेकिन आप देखेंगे यहाँ के लिए जो है राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष मांगा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको 25 वर्ष रहेगा और यहाँ पे 30 वर्ष रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में तो कन्फ्यूज़न रहेगा ना यहाँ पे, इस वजह से ये 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, दोनों का यहीं भी याद कर लीजिएगा।
आगे देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति को अपनाया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अगला देखेंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद का कार्य कौन संभालेगा? तो उपसभापति संभालेगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे किन्हीं कारणवश से राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो गया तो उनकी जगह पे उनका कार्य कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अगर ऐसा हो जाए कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वही उनका कार्यभार संभालते हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो अधिकतम 6 माह तक आसीन रहते हैं। मतलब किसी कारण से मान लीजिए कोई राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हो गई उनके कार्यकाल के दौरान ही, तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा? जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते तो उपराष्ट्रपति। लेकिन ये है कि 6 महीने के अंदर आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है। नेक्स्ट है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे? तो वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का जो है सभापति भी होता है, लेकिन उसका जो वेतन मिलेगा उसको राज्यसभा के हिसाब से मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मिलेगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा नंबर था? मतलब जब हामिद अंसारी बने थे उपराष्ट्रपति, किस नंबर के थे? तो 12वें नंबर के थे। भारत का उपराष्ट्रपति किस पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करेगा? जब दोनों तरफ के मत बराबर हो जाएंगे तब वहां पर अपना फाइनल डिसीजन देने के लिए प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, अगला दिया है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या है? तो विधान पालिका का जो उच्च सदन विधान परिषद होता है। जैसे अभी आपने वहाँ पे पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा केंद्र के लिए, तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाता है, विधान परिषद हो जाता है और एक हो जाएगा आपका विधान सभा हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो 6 जगह पर है। मतलब भारत में जैसे 28 राज्य हैं वर्तमान समय में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी राज्यों में अपने विधान परिषद नहीं है। तो ऐसे कितने हैं ऐसे कितने हैं जिनके पास है? तो 6 ही ऐसे हैं राज्य। आगे देखेंगे, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद की सदस्य कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। और किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्यता सर्वाधिक कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक है। किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधान परिषद को समाप्त तो कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। जैसे कि हम राज्यसभा की तुलना कर सकते हैं विधान परिषद से, और राज्य जो लोकसभा है उसकी तुलना जो है विधानसभा से की जा सकती है। जो विधान परिषद है आप इसको राज्यसभा के समान मान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं दोनों में। और जो आपके विधान सभा होती है उसको आप लोकसभा से इक्वल कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट,
विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये सब हमने आपको बातें ऊपर ही बताई थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि लोकसभा की तुलना आप विधान सभा से करिए और राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से, तो वहाँ की सिमिलरिटी आपको देखने को दोनों में मिलती है। वो सेंट्रल में होते हैं और ये स्टेट में काम करते हैं। देखेंगे विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतर होना नहीं चाहिए? तो कम से कम 6 माह का, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो 2 बैठकें होनी चाहिए। अगला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अभी हमने पढ़ा था ना, केंद्र की जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, और यहाँ राज्य का हम पढ़ रहे हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। राज्यपाल की जो है और राष्ट्रपति की लगभग तुलना की जा सकती है, कुछ चीज़ों में लगभग सिमिलरिटी होती है याद करने में। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने जैसे केंद्र को पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो आपको राज्य की चीज़ें अधिकतर समझ में आ जाती हैं। देखेंगे आगे, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्यपाल होंगे। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? तो राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं रही, इसको आप प्रश्न को काट दें। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख बाद में आपके यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो अब ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि ये पहले का है इसलिए यहाँ पे मेंशन है। आगे देखेंगे, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ये वेतन आपका बढ़ भी गया है फिलहाल, अभी तो इतना याद रख लीजिए, लगभग 3.5 लाख रुपए। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो ये जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहेगा? तो राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो राज्यपाल को हटा भी सकते हैं, मतलब 5 वर्ष से पहले भी। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल की पद की गोपनीयता की शपथ उनको कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है दिलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेता है? तो हाँ, वो लेते हैं। आगे देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो विधानसभा का गठन 170 के तहत हुआ है। देखिए, अभी हमने बताया था ना कि विधानसभा की तुलना आप किससे कर सकते हैं? लोकसभा से कर सकते हैं। जो जो चीज़ें लोकसभा के लिए लागू होंगी वही चीज़ें विधानसभा के लिए लागू होती हैं लगभग। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 अधिकतम हो सकते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। ठीक है, और यही विधान परिषद में कम से कम कितने हो सकते हैं? तो 40 हो सकते हैं। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री हो सकता है? कितनी भी बार, आपके सामने तो उदाहरण चल ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3री बार लिया है अपने कार्यकाल के लिए शपथ, और वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ा भी रहे हैं। आगे देखेंगे, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होंगे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, अब योजना आयोग हटा दिया गया है, अब नीति आयोग आ गया है उसकी जगह पर। तो नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? तो लोकसभा का सदस्य होगा। मंत्रिमंडल जो कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। पर ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का कोई सदस्य जो है प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, जरूर हो सकते हैं, बाद में वो मेंबरशिप ले लेते हैं। और अभी आपके सामने मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा से ही थे। आगे देखेंगे,
संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वो है लोकसभा। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 81 और 331 में। मूल संविधान में लोक सभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 की गई थी। और ये जान लीजिए कि अनुच्छेद जो है 81 है तो लोकसभा से, और यही 80 रहता तो ये राज्यसभा से हो जाता। आगे देखेंगे, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 545। और लेकिन अगर वर्तमान में अधिकतम पूछी जाए तो 352। तो वर्तमान में आप 352 ही करेक्ट करेंगे। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने लोगों को जो मनोनीत करता है? 2 लोगों। इसमें भी संशोधन किया गया है, लेकिन अभी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें यही क्वेश्चन भी आता है और यही ऑप्शन भी रहता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत जो है मनोनीत किया जाता है? तो 331। देखिए, संविधान की बात करें या पॉलिटी की बात करें, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ फेरबदल होते रहते हैं। आज आप ये पढ़ रहे हैं, अगर आप आज से 5 साल बाद कुछ पढ़ेंगे, अगर कुछ संशोधन हुआ, कुछ अनुच्छेद बढ़ाए घटाए गए तो, या कुछ चीज़ें बड़ी घटी, तो उसमें आपको चेंजिंग थोड़ा सा देखने को मिलती है। आगे देखेंगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जो है सीटें आवंटित करते हैं? तो जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित की जाती है। नेक्स्ट है, कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो स्थायी और उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 205 यानी 250। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? तो 12। जिन संघ शासित क्षेत्रों में जो है विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, अगला है हमारा, राज्यसभा में राज्यों का निर्वाचन होता है कैसे होता है निर्वाचन? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की संख्या पर निर्भर करता है। अगला दिया हुआ है, राज्यों में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के लिए। आगे देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों की जो है न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10। और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो 25 है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को भी नहीं। राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट बॉडी होती है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करेंगे। और राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करेगा? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा के सभापति को। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 14 दिन। डायरेक्ट पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। और एक बात जान लीजिए, राज्यसभा उसको माने न माने, स्वीकृत करे न करे या वापस लौटा दे बिना देखे, तब भी वो विधेयक पास माना जाता है। आगे देखेंगे, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, वो नहीं कर सकता है। तो हमने आपको इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराए हैं, इसको एक बार में नहीं याद होगा। मुश्किल से 40-45 मिनट की ये वीडियो हो रही है आपकी, इसको इंक्रीज़ करके 2 बार ध्यान से सुनिएगा, आपको चीज़ें याद होंगी। लेकिन पहली बार पढ़ेंगे तो शायद ना हो, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर पहली बार है ऐसा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। एक बात और है, ऐसा नहीं है कि केवल ये जो आपने पढ़ा केवल इसी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वनडे एग्ज़ाम देंगे तो ये सभी आपको काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।